हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 11 सितंबर 2025 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमें बेसिकली दो आर्टिकल्स जो हैं वो कवर करने हैं। कल के न्यूज़पेपर में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं था तो इसलिए हम लोगों ने सेशन नहीं लिया। ठीक है, आज हम लोग दो आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे। एक्सप्लेन पेज के आर्टिकल्स हैं दोनों, बाकी पेजेस में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला आर्टिकल जो हमें देखना है वो ये वाला है। ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश डिक्लेयर्ड द फुल्ली लिटरेट, व्हाट डज दिस मीन। ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश को पूर्णतः साक्षर राज्य जो है वो घोषित किया गया है। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक और आर्टिकल है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, अभी पहले इसको कवर कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि इस हफ्ते की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश जो है उसको फुल्ली लिटरेट स्टेट जो है वो घोषित किया गया। ठीक है, और ये कोई ऐसा पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी नहीं है जिसको ये फुल्ली लिटरेट स्टेटस दिया गया हो। पांचवा ऐसा राज्य है। ठीक है, चौथा राज्य है और अगर आप कहें ओवरऑल तो फिफ्थ है, क्योंकि उसमें एक यूनियन टेरिटरी भी है। ठीक है, कौन कौन से हैं? गोवा, लद्दाख, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हालांकि आप लोग आजकल मुझे सवाल के जवाब जो हैं वो देते नहीं हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आंसर ज़रूर दें, तभी जो ये सेशंस हैं ये इंटरेक्टिव बन पाएंगे। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि 4 स्टेट और मतलब 3 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी विच इज़ लद्दाख, ये पहले से डिक्लेयर्ड है फुल्ली लिटरेट। ठीक है, पांचवा हो गया हिमाचल प्रदेश। तो मेरा आपसे यहाँ पर सवाल है कि विच वन इज़ द फर्स्ट, सबसे पहला ऐसा राज्य या यूटी कौन सा है जिसको फुल्ली लिटरेट स्टेटस दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी दिया गया है, मतलब एक बात यहाँ पर और भी लिखी गई है कि हालांकि ये सारे के सारे क्या हैं, दे आर फुल्ली लिटरेट स्टेट। ठीक है, लेकिन इनमें से किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी में 100% लिटरेसी नहीं है। ठीक है, मतलब वहाँ के जितनी भी वहाँ की पॉपुलेशन है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग जो हैं वो लिटरेट हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो 99.3% बताया जा रहा है। गोवा में 99.72% है, मिजोरम में 98.2 है, त्रिपुरा में 95.6 है और लद्दाख में 97 है। बट 100% कहीं भी नहीं है। तो फिर ये फुल्ली लिटरेट स्टेट कैसे हो गए ये सारे के सारे? ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर से एक सवाल उठता है कि व्हाट डज इट मीन टू बी फुल्ली लिटरेट। तो फुल्ली लिटरेट होने का क्या मतलब है? ठीक है, तो वो समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि लिटरेसी को किस तरीके से डिफाइन किया गया है या साक्षरता को किस तरीके से परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो डिफाइन करता है लिटरेसी को एज द एबिलिटी टू राइट, रीड, राइट एंड कंप्यूट विद कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, कि आपकी जो क्षमता है या किसी भी व्यक्ति की जो क्षमता है पढ़ने की, रीड करने की, राइट करने की, लिखने की, एंड कंप्यूट विद कॉम्प्रिहेंशन। कंप्यूट विद कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि आप कुछ बेसिक कंप्यूटेशंस कर पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड क्रिएट अलॉन्ग विद क्रिटिकल लाइफ स्किल्स सच एज डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी एक्सेट्रा। अगर ये सब आपके अंदर है तो आप क्या कहलाएंगे? लिटरेट कहलाएंगे, साक्षर कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी एज डिफाइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्लियर है? इसके बाद ये लिखा है कि फुल लिटरेसी का मतलब क्या है? फुल लिटरेसी का मतलब है कि कोई भी ऐसा राज्य या यूनियन टेरिटरी जहां पर 95% लिटरेसी अचीव हो गई हो। ठीक है, किसी भी राज्य या यूटी ने अगर 95% लिटरेसी अचीव कर ली है तो उसको कहा जाएगा फुल्ली लिटरेट। आई होप समझ गए बात। लिटरेसी क्या है, फुल लिटरेसी क्या है, समझ गए? चलो इसके बाद आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है, द मिनिस्ट्री कम्युनिकेटेड दीज डेफिनेशंस टू स्टेट्स एंड यूटीज लास्ट अगस्त। यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने राज्यों को और यूटीज़ को ये जो डेफिनेशन थी इसके बारे में पिछले साल अगस्त में बताया था। ठीक है, इट फेल्ट द नीड टू डिफाइन दीज टर्म्स फॉर उल्लास। ठीक है, एक उल्लास एक लिटरेरी प्रोग्राम है, लिटरेसी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरत महसूस हुई कि ये लिटरेसी की डेफिनेशन जो है वो दी जाए। उल्लास का फुल फॉर्म भी यहाँ पर दिया गया है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी।
ठीक है, ये एक लिटरेसी प्रोग्राम था फॉर पीपल ओवर 15, यानी कि जो एडल्ट एजुकेशन है उसके लिए ये प्रोग्राम था, जिन्होंने कभी भी हु मे नॉट हैव अटेंडेड द स्कूल, जिन्होंने स्कूल अटेंड नहीं किया हो, 15 से ऊपर वाले, 15 ईयर्स से ऊपर वाले लोगों के लिए ये एक साक्षरता प्रोग्राम था, साक्षरता कार्यक्रम था, लिटरेसी प्रोग्राम था। ठीक है, इस उल्लास प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च किया गया था 2022 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर आपको दे दिया जाए कि उल्लास प्रोग्राम जो है वो 15+ की बजाय आपको लिख दिया जाए 7+, ठीक है, या फिर 2022 की जगह लिख दिया जाए 2021 या 2023, ठीक है, तो इस तरीके से ही, इस तरीके के ही जो इंफॉर्मेशन है या जो डेटा है उसी में थोड़ा बहुत चेंजेस करके सही स्टेटमेंट को गलत, गलत को सही जो है वो यूपीएससी बनाता रहता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, इसमें एम क्या था, इस प्रोग्राम का जो मकसद था वो क्या था, अचीविंग 100% लिटरेसी बाय 2030। ठीक है, 2030 तक 100% साक्षरता जो है उसको अचीव करना, ये इसका टारगेट था। ठीक है, अच्छा, 100% लिटरेसी या क्वालिटी एजुकेशन इज वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूएन। ठीक है, जो एसडीजीज हैं, है ना, आपको पता है जो एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिए गए, जिसमें 17 गोल्स हैं, उनमें से वन ऑफ द गोल जो है वो लिटरेसी को लेकर, एजुकेशन को लेकर भी है। मेरा फिर से आपसे यहाँ पर एक सवाल है कि इन 17 में से कौन से नंबर का वो गोल है, ठीक है, कौन से नंबर का वो गोल है विच इज़ लिटरेसी और एजुकेशन। ठीक है, ये भी आप ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इनको ज़रूर नोट डाउन करें। द प्रोग्राम इज़ ऑल्सो इन लाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके भी अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम था। ठीक है, जिसमें बेसिकली अडल्ट एजुकेशन इनिशिएटिव्स की बात की गई थी टू अचीव दी 100% लिटरेसी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम इसीलिए था। ये पूरा का पूरी जो बात हमने करी है किसको लेकर करी, उल्लास प्रोग्राम को लेकर। ठीक है, आई होप आप समझ गए। अब हाउ डज एन इंडिविजुअल अटेन लिटरेसी, अब एक इंडिविजुअल जो है वो लिटरेसी या साक्षरता कैसे अटेन करता है, तो ये उल्लास प्रोग्राम के अंतर्गत एडल्ट लर्नर्स मतलब वही है, ठीक है, 15+ वाले, 15+ को एडल्ट माना जाता है, आर टॉट बेसिक रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ। ठीक है, इनको बेसिक मतलब थोड़ा बहुत पढ़ना, थोड़ा बहुत लिखना, और जो बेसिक मैथ ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि जोड़ना, घटाना, है ना, गुणा करना, भागा देना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये इनको कराया जाता है। एंड दैट अ चाइल्ड इन स्कूल वुड लर्न अप टू क्लास 3, मतलब क्लास 3 के लेवल का अगर एक बच्चा स्कूल जाता है तो वो जो भी चीज़ है, मतलब जितना वो जिस लेवल का पढ़ना लिखना या मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना वो क्लास 3 तक सीखता है, ये चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती है। बट दीज आर टॉट टू दी एडल्ट लर्नर्स। क्लियर है बात। दे आर ऑल्सो टॉट हाउ टू रीड एंड मेजर टाइम। ठीक है, अब किसी को, जैसे बच्चे को ये नहीं पता होता कि समय कैसे देखा जाता है, ठीक है, या 2 टाइम दे दिए गए तो उनके बीच में कितने घंटे हैं, कितने मिनट हैं, वो सारा रीड करना, मेजर करना सिखाया जाता है। ठीक है, मेक सेंस ऑफ कैलेंडर्स, कैलेंडर्स के बारे में उनको बताया जाता है। करेंसी नोट्स का इस्तेमाल करना वो उनको सिखाया जाता है। ठीक है, चेक्स लिखना ये उनको सिखाया जाता है। सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं क्योंकि, है ना। एंड सेफली मेक डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, कि किस तरीके से वो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स या डिजिटल लेन देन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें भी उनको सिखाई जाती हैं। अब ये ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाती है कैसे, 2 तरीके से, या तो मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर ऑफलाइन, ऑन बाय स्टूडेंट्स और कम्युनिटी वॉलंटियर्स। या तो स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है, जो थोड़ा बड़े स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा सिखाया जाता है, या फिर जो कम्युनिटी वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो ये उनको पहले सिखा दिया गया। उसके बाद फिर उनका एक टेस्ट होता है जिसको कहा जाता है FLNAT, दैट इज़ फंक्शनल लिटरेसी न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, इसमें 150 मार्क्स का रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी टेस्ट होता है। इज एडमिनिस्टर्ड इन द पर्सनस चूजन लैंग्वेज। ठीक है, और जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी भाषा में जो व्यक्ति टेस्ट दे रहा है वो कंफर्टेबल है, उस भाषा में उसको ये टेस्ट दिया जाता है। और एक बार उस व्यक्ति ने इस टेस्ट को पास कर लिया तो लर्नर को फिर सर्टिफाई कर दिया जाता है, उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो NIOS है, उसके द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इसने, उस व्यक्ति ने फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी जो है वो अचीव या एक्वायर कर ली है। ठीक है, आई होप बात समझ गए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो लिटरेट किस तरीके से कहलाता है। ठीक है, खासकर एडल्ट की यहाँ पर बात हो रही है। अब कोई भी राज्य जो है वो फुल्ली लिटरेट कैसे बनता है, ठीक है, तो सबसे पहले ये समझने के लिए कि किस व्यक्ति को
ये उल्लास प्रोग्राम के अंतर्गत ट्रेनिंग की ज़रूरत है ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है, डोर टू डोर सर्वेस किए जाते हैं, है ना, और बाकी जो भी कुछ डेटा होगा उसके ऊपर रिलाई किया जाता है। अब फिर जिन लोगों को ये आइडेंटिफाई किया जाता है, जिन लोगों को ये चिन्हित किया जाता है कि ये लोग जो है वो लिटरेट नहीं है, तो उनको फिर ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग देने के बाद उनको ये टेस्ट जो है वो लिया जाता है और उस टेस्ट को उनको पास करना होता है। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक भी समझ गए। इसके बाद आगे लिखा है, द की टू सम स्टेट्स एंड यूटीज receiving the fully literate tag is that the adults they identified as not being literate have cleared the FLNAT। ठीक है, अब ये जो कुछ राज्य हैं जिनको फुल्ली लिटरेट का टैग या स्टेटस दिया गया है, यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि इन राज्यों ने या यूटीज़ ने जिन एडल्ट्स को आइडेंटिफाई किया कि ये एडल्ट जो है वो लिटरेट नहीं है, ठीक है, तो उन एडल्ट्स को ट्रेनिंग दी गई उल्लास प्रोग्राम के अंतर्गत, फिर उनको ये FLNAT दिया गया, टेस्ट उन्होंने पास कर लिया, है ना। तो इस आधार पर जो है, मतलब जो भी एडल्ट नहीं थे, जिनको भी आइडेंटिफाई किया गया कि दे आर नॉट लिटरेट, और उनको ट्रेनिंग दी गई, फिर उन्होंने टेस्ट पास कर लिया, तो उस आधार पर जो है इन स्टेट्स को फुल्ली लिटरेसी का या फुल्ली लिटरेट का दर्जा दिया गया है। दिस रिलाइज ऑन देयर प्रायर एस्टिमेट्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट लिटरेट। ठीक है, अब उन राज्यों में कुछ प्रायर एस्टिमेट होगा, कोई पूर्व का आकलन होगा कि कितने लोग जो हैं वो हमारे राज्य में लिटरेट नहीं हैं, उनको लिटरेसी की ज़रूरत है, तो उनको वो लिटरेसी प्रोग्राम में रखा गया, जो लास्ट प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ट्रेनिंग दी गई, बेसिक रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक ऑपरेशंस की और बाकी भी जो स्किल्स हैं उसकी, और उसके बाद उनका टेस्ट लिया गया, वो उसमें पास हो गए, तो ये डिक्लेयर किया गया कि ये राज्य ऐसा है जहाँ पर मान लीजिए 100 लोग इलिटरेट थे, सभी को ट्रेनिंग दी गई, सभी का टेस्ट लिया गया, सभी ने टेस्ट क्लियर कर लिया, तो अब इतने ही लोग इस राज्य में 100 लोग इलिटरेट थे, सब ने पढ़ लिया, यानी कि सब लिटरेट हो गए, है ना, तो फुल्ली लिटरेट का दर्जा मिल गया। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। और कुछ ऐसे राज्य या यूटीज़ में जहाँ पर लिटरेसी लेवल्स 2011 के सेंसस के हिसाब से पहले से ही ज़्यादा था, और जहाँ पर पॉपुलेशन कम थी, वहाँ पर इस प्रोसेस जो आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस है लोगों को कि जो लोग लिटरेट नहीं हैं, है ना, उनको ट्रेनिंग देना और उनको FLNAT क्लियर कराना, ये प्रोसेस वहाँ पर जल्दी हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पर लिटरेसी पहले से ही ज़्यादा है ना, तो वहाँ पर इलिटरेट लोग कम होंगे, या जहाँ पर पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पर ये प्रोसेस जल्दी से की जा सकती है। 2011 के सेंसस के अनुसार गोवा का लिटरेसी रेट जो है वो 88.7% था, हिमाचल प्रदेश का 82.8, मिजोरम का 91.3, त्रिपुरा का 87.2, और ये सारे के सारे जो ऑल इंडिया एवरेज है लिटरेसी का, दैट इज 74%, उससे ज़्यादा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें जल्दी से हो गई हैं। 2011 के लिए क्राइटेरिया ये था कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 7 साल या उससे ज़्यादा है, जो कि लिख पढ़ सकता है, रीड और राइट कर सकता है विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज, वॉज कंसिडर्ड लिटरेट। ये भी ध्यान रखिएगा कि 2011 के सेंसस में लिटरेसी का क्राइटेरिया क्या था, कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 7 साल या उससे ज़्यादा है, जो बेसिक रीड राइट कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है किसी भी भाषा में, उसको लिटरेट कहा गया। ठीक है, विमेन में अगर हम बात करें, महिलाओं में जो साक्षरता दर या लिटरेसी रेट है वो 64.6 था। ये 2011 के सेंसस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी 2027 की सेंसस होगी, उसका डेटा 2028-2029 तक आएगा, उसके बाद फिर हम आगे का नेक्स्ट डेटा पढ़ेंगे, लेकिन तब तक हम सभी लोगों को 2011 का ही सेंसस पढ़ना होता है। ठीक है, तो 64.6% था महिलाओं में, और पुरुषों की बात करें तो 80.9%। ठीक है, और ओवरऑल मैंने आपको इंडिया का बता दिया 74%। ठीक है, अब 2011 के सेंसस में एडल्ट लिटरेसी, ठीक है, एडल्ट लिटरेसी जो है इसको भी मेजर किया गया। एडल्ट लिटरेसी मैंने आपको बता दिया वही 15 एंड अबव वालों के लिए। ठीक है, जिसके लिए जो नेशनल फिगर है, यानी कि जो राष्ट्रीय आंकड़े हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं 69.3%। ओवरऑल तो 74 है, बट एडल्ट की 69.3 है। और 2011 के सेंसस के बाद से कई सारे सैंपल सर्वेज जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करता रहा है, और उसी का इस्तेमाल करके लिटरेसी को मापा जाता है। जैसे कि नेशनल सैंपल सर्वे का जो 71st राउंड था, ठीक है, जनवरी से लेकर जून 2014 तक, उसमें दिखाया गया कि एडल्ट लिटरेसी जो है वो 71% है। ठीक है, गोवा के लिए ये फिगर 90%, हिमाचल के लिए 83%, 96% मिजोरम के लिए, और त्रिपुरा के लिए 86%। ठीक है, फिर ये नेशनल सैंपल सर्वे ने इस तरीके की डेफिनेशन फॉर सिमिलर डेफिनेशन फॉर लिटरेसी यूज़ किया एज द सेंसस ऑफ बीइंग एबल टू रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज। तो मतलब वही जो डेफिनेशन यूज़ होती थी सेंसस में, वही इन्होंने यहाँ पर भी यूज़ की। इसके बाद जो PLFS होता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 का,
उसमें नेशनल लिटरेसी बताई गई 77.5%। ठीक है, वही एज 7 एंड अबव, सिमिलर डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी एज सेंसस, है ना। त्रिपुरा के लिए ये डेटा 93.7, मिजोरम के लिए 98.2, गोवा के लिए 93.6 और हिमाचल के लिए 88.8%। ठीक है, अब इसके बाद इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 22.3% ऑफ द पीपल एज्ड 15 एंड अबव वर नॉट लिटरेट। ठीक है, 22% लोग 15 साल या उससे ज़्यादा, मतलब एडल्ट पॉपुलेशन जो है 22% लिटरेट नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए कितनी पॉपुलेशन लिटरेट नहीं है उसकी बात कर रहे हैं, तो मिजोरम में 2.2% है, गोवा में 7.3%, त्रिपुरा में 7.4% और हिमाचल में 12.7%। तो कहाँ पर ये पॉपुलेशन ज़्यादा है? अबव 15 जो इलिटरेट है। ठीक है, मतलब एडल्ट लिटरेसी जहाँ पर कम है, बिहार में ये 33% के आसपास है, इतने लोग लिटरेट नहीं हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 31.5 और मध्य प्रदेश में 28.9। ध्यान रखिएगा, ये जो डेटा दिया गया है ये है कि कितने लोग लिटरेट नहीं है, है ना। ये मत समझना कि बिहार में 33.1% एडल्ट लिटरेसी है, 33.1% लोग वहाँ पर लिटरेट नहीं है। इसको आप 100 में से माइनस करेंगे तो यू विल गेट 66.9% एडल्ट लिटरेसी है बिहार में। ठीक है, सिमिलरली आप आंध्र प्रदेश का और मध्य प्रदेश का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए बात, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। ये दो आर्टिकल किसी काम के नहीं है। यहाँ पर हम लोग एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, हाउ जियो टैगिंग ऑफ बिल्डिंग्स विल वर्क ड्यूरिंग सेंसस, हाउ इट विल हेल्प। ठीक है, अभी जो 2027 की सेंसस या जनगणना होनी है उसमें हाउसेस की भी या बिल्डिंग्स की भी जियो टैगिंग होनी है। ठीक है, तो ये क्या है, कैसे की जाएगी और इससे क्या मदद मिलेगी अगर उसकी हम बात करें। अच्छा, ऊपर वाले आर्टिकल में एक पॉइंट और है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना भूल गया, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर कुछ और लिटरेसी स्कीम्स का भी जिक्र किया गया है, जैसे उल्लास, तो मैंने आपको बताया है ना, एडल्ट लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए लेटेस्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव है उल्लास, है ना। लेकिन 1960s के 70s के समय में सेंटर यानी कि केंद्र और कई सारे राज्यों ने इस तरीके के प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए थे, जिसमें फार्मर्स और विमेन को लिटरेट करने के लिए टारगेट किया गया था। इसके बाद 1988 से लेकर 2009 के बीच में एक नेशनल लिटरेसी मिशन चलाया गया। ठीक है, वो भी इसी एज ब्रैकेट के लोगों को करने के लिए मतलब टारगेट किया गया था। इसके बाद 1978 से एक प्रोग्राम चलाया गया था, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, 15 से 35 एज ग्रुप में इलिटरेसी को एलिमिनेट करने के लिए। इसके बाद 2009 से 2018 तक प्रोग्राम चलता है, दैट इज साक्षर भारत लिटरेट इंडिया मिशन। ठीक है, ये भी वही 15 एंड अबव, ये बेसिकली सारे अबव, ये एडल्ट लिटरेसी की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एडल्ट लिटरेसी के प्रोग्राम है और इसमें फंक्शनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के ऊपर भी फोकस किया गया था। तो ये प्रोग्राम्स भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो अब ये जियो टैगिंग वाले आर्टिकल की बात करते हैं। तो भारत का जो अगला सेंसस या जनगणना होगी जो कि 2027 में होगी, है ना, 6 साल के डिले के बाद, क्योंकि 2021 में होनी थी। इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहली बार होंगी। सबसे पहला तो क्या है कि ये जो पहली ऐसी जनगणना होगी जिसको डिजिटली किया जाएगा, है ना। पहली बार ऐसा भी ऑप्शन होगा कि लोगों के पास ये ऑप्शन या विकल्प होगा कि वो सेल्फ इन्यूमरेशन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ये चीज़ पहले भी। ठीक है, कि वो एक पोर्टल के तहत आप अपना जो डेटा है वो खुद से पहले से फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इंडिविजुअल कास्ट का नंबर काउंट किया जाएगा इस बार, ऐसा 1931 में किया गया था, उसके बाद पहली बार ऐसा होगा। ठीक है, जातिगत जनगणना जिसको कहा जा रहा है ना। इसके बाद यहाँ पर ये चीज़ भी पहली बार होगी कि सारी की सारी बिल्डिंग्स विल बी जियो टैग्ड। ऐसा भी पहले नहीं हुआ है कभी भी। जो इंडिया की डेसिनियल पॉपुलेशन सेंसस है, यानी कि जो हर 10 साल में आबादी की जनगणना होती है, उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिल्डिंग्स को जियो टैग किया गया, लेकिन इस बार किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी पहली बार हो रहा है। अब जियो टैगिंग का मतलब क्या है? देखो, जियो टैगिंग एक ऐसी प्रोसेस या प्रक्रिया है जिसमें लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बिल्डिंग्स ऑन अ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन या जीआईएस मैप, इनको मार्क किया जाएगा। ठीक है, एक जीआईएस मैप में किसी भी बिल्डिंग की या हर बिल्डिंग की जो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मार्क किया जाएगा। जीआईएस बेसिकली एक कंप्यूटर सिस्टम होता है दैट कैप्चर्स, चेक्स एंड डिस्प्लेस डेटा ऑन स्पेसिफिक पोजीशंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, कि अर्थ की सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक पोजीशन जो है उसका डेटा कैप्चर, चेक करना और डिस्प्ले करना, ये जीआईएस का काम होता है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का। ठीक है, अब देखो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या होते हैं ये तो शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है,
है ना, बहुत बेसिक चीज़ है, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स बेसिकली इस तरीके की इमेजिनरी लाइंस हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द ग्लोब। ठीक है, जो मतलब हमारा एक, आप कह सकते हैं ग्लोब क्या होता है, जो हमारी अर्थ है उसका एक मॉडल है। ठीक है, तो उस मॉडल में क्या करने के लिए, जो इमेजिनरी लाइंस मतलब किसी भी जगह की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए जिन लाइंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होती हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स। ठीक है, जिनको अक्षांश और देशांतर बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स भी कहा जाता है। दीज आर दी हॉरिजॉन्टल लाइंस दैट इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर इसका एक बेसिक ग्लोब तो मैं नहीं बना सकता बिकॉज ग्लोब इज़ अ 3D मॉडल। मैं अगर आपको इसका एक 2D बना के दिखाऊं, लेट से दिस इज अर्थ। ठीक है, अब अर्थ में आपको ये पता है कि दिस इज इक्वेटर, है ना। तो इक्वेटर से ऐसे करके जितने भी ये पैरेलल लाइंस होती हैं इनको क्या कहा जाता है, दीज आर योर लैटिट्यूड्स, है ना। यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, दीज आर लैटिट्यूड्स, है ना। इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, कि इक्वेटर से, बिकॉज दिस इज इक्वेटर, तो इक्वेटर से कौन सी जगह कितना नॉर्थ में है या कितने साउथ में है ना। वो चीज़ें हमें लैटिट्यूड से पता लगती हैं। कुछ मेजर लैटिट्यूड्स आपको पता होंगे, है ना, लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। देन यू हैव 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, है ना। तो दीज आर योर लैटिट्यूड्स, या इनको पैरेलल्स भी कहा जाता है बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें लॉन्जिट्यूड्स की, जिनको मेरिडियंस भी कहा जाता है, ये वर्टिकल नॉर्थ साउथ लाइंस होती हैं। ठीक है, पोल टू पोल चलती हैं, वर्टिकल नॉर्थ साउथ लाइंस है, बट दे आर नॉट पैरेलल, ये ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली किसी भी जगह की ईस्ट या वेस्ट डिस्टेंस बताती हैं फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन बेसिकली जो यूके के ग्रीनविच से पास होता है। ठीक है, इसको अगर मैं किसी दूसरे कलर से ड्रॉ करूं, तो जैसे मान लीजिए ये आपका नॉर्थ पोल है एंड दिस इज़ योर साउथ पोल। थोड़ा सा अजीब सा बन गया, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये इस तरीके से होते हैं। ठीक है, दीज आर योर मेरिडियंस। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल में टच करते हैं, बट दीज आर नॉट पैरेलल्स, ये ध्यान रखिएगा, दीज आर नॉट पैरेलल्स। ठीक है, कोई भी जगह मतलब कोई भी आप कहिए दो मेरिडियंस या दो लॉन्जिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड लीस्ट एट द पोल्स। ठीक है, बाकी वो चीज़ अलग है कि लैटिट्यूड्स के बीच में भी डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं होता। द रीज़न बीइंग कि अर्थ जो है वो एग्जैक्ट सर्फ स्फेयर नहीं है। ठीक है, इज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड, जिसको जियोइड शेप भी कहते हैं, कि इट इज बल्ज्ड एट द सेंटर एंड कंप्रेस्ड, अ बिट कंप्रेस्ड एट द पोल्स, है ना। वो चीज़ अलग है, वो ज्योग्राफी का पार्ट है, बट यहाँ पर आप ये बात समझ गए, है ना। अब टुगेदर ये जो दोनों मिलके ये जो लाइंस हैं लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की, दे इमेजिन अ ग्रिड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि अर्थ की सरफेस पर एक ग्रिड बन जाता है, इमेजिनरी ग्रिड। ठीक है, तो किसी भी लोकेशन को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, बाय अ पॉइंट वेयर द स्पेसिफिक लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड इंटरसेक्ट। जैसे कि देखो, अगर आपको इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है, लेट्स यूज अनदर कलर पेन। जैसे मान लीजिए आपको इस प्लेस की लोकेशन बतानी है एग्जैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये लैटिट्यूड है, दिस इज द लैटिट्यूड, और ये वाला जो है दिस वन इज योर, दिस वन इज लैटिट्यूड एंड दिस वन इज योर लॉन्जिट्यूड। ठीक है, तो लैटिट्यूड अब आपका वो नॉर्थ में है, इक्वेटर से ऊपर है, तो सम नॉर्थ होगा। ठीक है, और इट इज़ टूवर्ड्स द ईस्ट, है ना, क्योंकि अगर ये वाला जो है आपका ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका क्या है, दिस इज़ योर प्राइम मेरिडियन। ठीक है, जो जिससे जीएमटी टाइम भी देखते हैं हम लोग, ग्रीनविच मीन टाइम, ये प्राइम मेरिडियन है, तो प्राइम मेरिडियन की ईस्ट की तरफ है। तो इस प्लेस की जो लोकेशन होगी दैट विल बी सम नॉर्थ एंड सम ईस्ट। ठीक है, मतलब कुछ जितने भी उसके वो होंगे डिग्रीज मिनट सेकेंड्स, उतना नॉर्थ एंड उतना ईस्ट। ठीक है, समझ गए बात। तो जहाँ पर भी किसी भी प्लेस की लोकेशन ऐसे ही मिलेगी कि जहाँ पर भी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक पॉइंट बनेगा, और उसी पॉइंट के आधार पर जो है वो उस प्लेस की लोकेशन डिटरमाइन की जाएगी। ठीक है, आई होप समझ गए बात, है ना। जियो टैगिंग से क्या होगा, इट प्रोवाइड्स अ बिल्डिंग विद अ प्रिसाइज एंड यूनिक लोकेशन आइडेंटिटी दैट कैन बी पिन पॉइंटेड विद एक्यूरेसी। तो जियो टैगिंग से यही होगा कि कोई भी बिल्डिंग जो है उसकी एक यूनिक लोकेशनल आइडेंटिटी होगी। ठीक है, और उसको एक्यूरेसी से हम लोग पिन पॉइंट कर सकते हैं। जैसे गूगल मैप अगर आपने देखा है और कभी उसको यूज़ किया है, ज़्यादातर लोगों ने किया होगा, तो गूगल मैप में भी अगर आपको किसी भी जगह का लोकेशन देखनी है,
तो आपको अगर उसकी लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पता है तो आप एग्जैक्टली जहाँ पर ऊपर सर्च करने का ऑप्शन आता है वहाँ पर आप एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड डालिएगा और एंटर करिएगा, आपको एग्जैक्टली वो बिल्डिंग या वो प्लेस आपको मैप में शो हो जाएगी, है ना। आपने करके देखा होगा, नहीं किया तो आज ट्राई कीजिएगा। अब इसके बाद ये सवाल है कि भारत में कितनी बिल्डिंग्स हैं। फिर से वही 2011 का सेंसस ये कहता है, डिफाइंड अ सेंसस हाउस, मतलब पहले तो किसको हाउस कहा जाएगा सेंसस के अकॉर्डिंग, तो वो है अ बिल्डिंग और अ पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग यूज्ड और रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट यूनिट बिकॉज ऑफ हैविंग अ सेपरेट मेन एंट्रेंस फ्रॉम द रोड और कॉमन कोर्टयार्ड और स्टेयरकेस एक्सेट्रा। यानी कि जो भी ऐसा बिल्डिंग या पार्ट ऑफ बिल्डिंग जिसका इस्तेमाल हो रहा है या जो रिकॉग्नाइज्ड है एज अ सेपरेट यूनिट, ठीक है, जो अलग से यूनिट है क्योंकि उसकी मेन एंट्रेंस जो है वो अलग है फ्रॉम द रोड, उसका कॉमन कोर्टयार्ड है, उसमें स्टेयरकेस है, ये सब चीज़ें अगर है तो वो क्या कहलाएगा, हाउस। ठीक है, आ सेंसस हाउस में भी ऑक्यूपाइड और वैकेंट, ज़रूरी नहीं है कि वो हाउस जो है मतलब जिसको सेंसस के डेफिनेशन के हिसाब से हाउस माना गया है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई रह रहा हो, ऑक्यूपाइड भी हो सकता है या वैकेंट भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है। ठीक है, उसका इस्तेमाल रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए भी हो सकता है ना, या फिर नॉन रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए, या दोनों के लिए भी हो सकता है। पिछले सेंसस में बताया गया कि 330 330.84 मिलियन हाउसेज जो हैं वो इंडिया में हैं। ठीक है, जिसमें से 306 मिलियन हाउसेज जो है वो ऑक्यूपाइड हैं, 24.67 मिलियन जो हैं वो वैकेंट हैं। इनमें से 220 मिलियन जो है 220.70 मिलियन हाउसेज जो हैं वो रूरल एरियाज़ में है। ठीक है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा मकान हैं, और अर्बन एरियाज़ में 110.14 मिलियन हाउसेज हैं। अब ये जियो टैगिंग कैसे होगी, ठीक है, जियो टैगिंग बेसिकली जो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस हैं उसके दौरान होगी। ठीक है, बेसिकली सेंसस का ये, क्योंकि सेंसस दो फेज़ में होनी है ना, दो चरणों में होनी है, तो पहला जो फेज़ या पहला जो चरण है दैट इज़ हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस, उस दौरान जियो टैगिंग की जाएगी, जो कि अप्रैल से लेकर सितंबर 2026 यानी कि अगले साल होगा ये। ठीक है, सेकंड फेज़ में तो आपको पता ही है कि पॉपुलेशन का इन्यूमरेशन होगा, उसके दौरान डेमोग्राफिक, सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल डेटा जो है इंडिविजुअल्स का कलेक्ट किया जाएगा, है ना। यही जो सेकंड वाला फेज़ है इसी के लिए था वो ऑप्शन सेल्फ इन्यूमरेशन वाला, है ना, कि आप अपना डेटा जो है वो ऑलरेडी एक वेबसाइट में फीड कर सकते हैं, वहाँ से आपको एक यूनिक कुछ नंबर वगैरह मिलेगा, तो जब आपके घर में इन्यूमरेटर्स आते हैं तो आप उनको वो डायरेक्ट नंबर भी दे सकते हैं, तो इसलिए उनका भी काम कम हो जाएगा, है ना, और प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा फास्ट भी हो जाएगी। अब इसमें क्या लिखा गया है कि न्यूमरेटर्स जो हैं दैट विल विजिट द बिल्डिंग्स इन द हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स असाइन टू देम। ठीक है, उनको जो भी ब्लॉक्स असाइन किए गए होंगे उन एरियाज़ की वो बिल्डिंग्स में विजिट करेंगे, और हर बिल्डिंग को वो जियो टैग करेंगे यूजिंग डिजिटल लेआउट मैपिंग। ठीक है, न्यूमरेटर जो है वो स्विच कर सकते हैं करंट लोकेशन ऑन देयर स्मार्टफोन्स। वो क्या करेंगे, उस मकान में जाएंगे, उस मकान में जाके अपने स्मार्टफोन में जो करंट लोकेशन का ऑप्शन होता है, ठीक है, उसको स्विच कर लेंगे, तो उससे उनको पता लग जाएगा कि इस जगह का जो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड है, जो लोकेशन है वो क्या है। ठीक है, और उसको वो मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके उस बिल्डिंग को लिस्ट कर देंगे, कि उसका नाम वहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, किसका मकान है, क्या है, वो शायद उसमें लिखा जाएगा, और साथ ही साथ जो है वो उसमें लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड भी मेंशन कर दिए जाएंगे, तो उससे जियो टैगिंग हो जाएगी। ठीक है, अब ये हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्या है, ये किसी भी विलेज या किसी भी टाउन के वार्ड में एक वेल डिफाइंड एरिया है जिसको क्लियरली डिमार्केट किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड, एंड फॉर विच नोशनल मैप इज़ ड्रॉन फॉर द पर्पज ऑफ सेंसस ऑपरेशन। ठीक है, सेंसस के जो प्रक्रिया है उसके लिए यहाँ पर मैप्स वगैरह उसमें बनाए जाते हैं, उसको कहा जाता है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स। ठीक है, किसी विलेज का या किसी टाउन के वार्ड का वेल डिफाइंड एरिया। ठीक है, अब इसके बाद लिखा है कि डेटा विल बी कलेक्टेड ऑन द नंबर ऑफ सेंसस हाउसेज एंड हाउस होल्ड रिसाइडिंग इन ईच बिल्डिंग। ठीक है, कि जो मकान है उसका और उसमें कितने लोग रह रहे हैं उन सबका भी डेटा लिया जाएगा। बिल्डिंग्स को क्लासीफाई किया जाएगा, या तो रेसिडेंशियल है, नॉन रेसिडेंशियल है, पार्टली रेसिडेंशियल है, या लैंडमार्क है, उन सब के हिसाब से बिल्डिंग्स को क्लासीफाई भी किया जाएगा। 2011 के सेंसस में हाउस होल्ड को डिफाइन किया गया था एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु नॉर्मली लिव टुगेदर एंड टेक देयर मील्स फ्रॉम अ कॉमन किचन। ठीक है, एक हाउस होल्ड या एक परिवार है, ग्रुप ऑफ पर्सन, लोगों का समूह जो नॉर्मली साथ रह रहे हैं और एक ही किचन में खाना खा रहे हैं, मतलब एक ही किचन से उनका खाना बन रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर वो अलग अलग किचन में खाना बना रहे हैं तो फिर वो एक परिवार नहीं कहलाया जाएगा, अनलेस द एक्सीजेंसीज ऑफ वर्क प्रिवेंट देम एनी ऑफ देम फ्रॉम डूइंग सो। एक्सीजेंसी ऑफ वर्क मतलब कि किसी काम की वजह से अगर वो एक जगह नहीं रह पा रहे हैं, या एक साथ खाना नहीं खा पा रहे हैं, एक ही किचन से बना हुआ खाना नहीं खा पा रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ड्यू टू सम इमरजेंसीज, बट अदरवाइज ग्रुप ऑफ पर्सन जो
नॉर्मली साथ रह रहे हैं और एक ही किचन में उनका खाना बन रहा है, वो कहलाता है हाउस होल्ड। ये 2011 की सेंसस के अनुसार है। ये चीज़ों को जो टर्म्स आपको बता रहा हूँ, जो डेफिनेशन बता रहा हूँ ना, इनको लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है। इनको याद रखिएगा, इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना, तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में कहीं से भी पूछा जा सकता है ना। तो कोई भी चीज़ आपको लाइटली नहीं लेनी है और याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, geotagging will help to accurately estimate the number of census houses and households requiring enumeration, thus improving the workload management across field functionaries। तो जियो टैगिंग से फ़ायदा क्या होगा? एक तो सेंसस हाउसेस की कितने हाउसेज हैं उनका एस्टिमेट नंबर पर एक्यूरेटली पता लग जाएगा, और साथ ही साथ कितने हाउस होल्ड मतलब कितने परिवारों की गणना होनी है, क्योंकि जनगणना या पॉपुलेशन एनुमरेशन तो सेकंड फेज में होगा, तो कितनों की जनगणना होनी है वो भी यहाँ पर पता लग जाएगा, ठीक है। पहले से क्या होता था कि नोशनल स्केचेस वर ड्रॉन बाय हैंड एज पार्ट ऑफ द हाउस लिस्टिंग एक्सरसाइज। पहले हाथ से मैप वगैरह बनाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हाउएवर द गवर्नमेंट हैज़ बीन यूजिंग जियो टैग्स ऑन ए स्मॉलर स्केल। सरकार ने मकानों की जियो टैगिंग की है, लेकिन एक छोटे स्तर पर की है। जैसे कि जो हाउसेस बनाए गए हैं अंडर दी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, उनमें जो मकान बने हैं उनकी जियो टैगिंग की गई है। तो सरकार ने ये चीज़ पहले भी ट्राई की है, लेकिन एक छोटे स्तर पर। अब इसको पैन इंडिया किया जाएगा, देशव्यापी स्तर पर किया जाएगा ड्यूरिंग द अपकमिंग सेंसस, ठीक है। तो आई होप आप बात समझ गए, दोनों आर्टिकल्स क्लियर हैं। चलिए, तो आज का सेशन जो है हम इसको इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको आर्टिकल पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ प्लीज़ कमेंट करने की कोशिश ज़रूर करें, तभी हमारा भी मोटिवेशन जो है वो बना रहता है ना। अदरवाइज़ ये लगता है कि हम एक सेशन ले रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, अपना टाइम अपना एफर्ट लगा रहे हैं, बट वो चीज़ों का फ़ायदा आप लोगों को नहीं मिल रहा है, ठीक है। टाइम लगाना, एफर्ट करना वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारी ड्यूटी है, उसको हम लोग करते रहेंगे। बट ऐसी ड्यूटी का भी कोई फ़ायदा नहीं जिसका किसी को बेनिफिट नहीं मिल रहा हो, ठीक है। ये सेशंस आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं खुद ही ये सेशंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं खुद ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो मैं आने वाले समय में इनको खुद ही वीडियोस देखूंगा। मेरा तो कोई फ़ायदा इससे है नहीं, ठीक है। मुझे अगर देखना ही होगा, मुझे कुछ जानना ही होगा, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ लूँगा, है ना। मैं न्यूज़पेपर आर्टिकल से गो थ्रू कर लूँगा। बट आप लोगों के लिए चीज़ें करी जा रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, पसंद नहीं आ रहा है तो अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें, हम चीज़ों को ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। और जो भी सवाल आपसे पूछा जाता है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अदरवाइज़ भी अगर आपका कोई भी इशू है तो हम तक अपनी बात ज़रूर पहुँचाएँ। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, कल को फिर से मिलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।